नमस्कार। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। रमानाथ को शक के बिना पर पुलिस पकड़ लेती है। हालांकि रमानाथ के खिलाफ गबन का कोई मुकदमा नहीं चल रहा होता है, परंतु पुलिस भी यह जानती है कि रमानाथ को यह बात मालूम नहीं है। पुलिस डकैती के पुराने केस में रमानाथ को शहादत देने के लिए कहती है। पुलिस उसे आश्वासन देती है कि उसकी शहादत के बदले सरकार उसे अच्छा घर, अच्छी नौकरी देगी। देवी दीन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इस शहादत में कई बेगुनाह लोग भी फंस सकते हैं। देवी दीन उसे रिश्वत देकर भी छुड़ाने को तैयार होता है, परंतु रमानाथ को पुलिस की ये स्कीम पसंद आ जाती है। इधर जल्पा को अखबार के शतरंज वाली पहेली हल करवाने के सिलसिले में रमानाथ का पता चल जाता है। वह रमानाथ को लाने के लिए कलकत्ते चलती है। अब जानते हैं आगे की कहानी। देवी दीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमानाथ की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दीन ने न कुछ खाया न सोया। आज भी उसने घर आते ही आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखा लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे और पंखे की ज़रूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दिन पसीने से तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसा करता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं? देवी दिन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को न पूछती थी। देवी दिन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदै नज़रों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिलम न पीऊँगा। तो हाथ मुंह तो धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूँगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कि कहीं देवी दिन झुंझला न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दिन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृतांत कह चले। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखा मुझे दे दो। देवी दीन ने पंखा दे दिया। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल वह घर आ जाएंगे? देवी दीन, नहीं, अभी छुट्टी नहीं मिली जाती है। यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वह यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी। औरों को तो 10-10, 12-12 साल की सज़ा मिल रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी जिरह करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए। अब एक भी न बच सकेगा। किसने कर्म किया किसने नहीं किया इसका हल दैव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया लेकर भागा था। हमें बड़ा धोखा हुआ जग्गो। जग्गो ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकबदी अपने साथ है, मतलब ही तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। देवी दीन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काट दे उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था, जिसकी उम्र करीब 15-16 साल से ज़्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवी दीन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवी दीन है ना? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज में इनाम मिला था। यह उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया, तो मैं जाऊँ ना? यह कहता हुआ वह चला गया। देवी दीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा बैठो, कब आए घर से? गोपी ने एक खटीक के दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूँ, भाभी भी साथ हैं, धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ। देवी दीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ ले आओ।
ऊपर रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो, धर्मशाले में क्यों पड़े रहोगे? नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाले चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भरकर रख दिया। फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जलपा को उतारा। जलपा पहले तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पर पाई मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी, आज 15 रोज से घर सूना सूना पड़ा हुआ है। हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो ना बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें कुछ मालूम न हुआ होगा। जलपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक तो नहीं मालूम हुआ, वह जो पत्र छपता है ना, वहाँ मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दीन भी ऊपर आ गया, बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर एक मुकदमे में वह सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चल सकेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जलपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दीन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मामला था ना? जलपा ने मानो आहत होकर कहा, वह तो कोई बात ही न थी। जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी, या व्यर्थ ही घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक न दी। देवी दीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से उसे आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम, बार बार समझाया कि घर पर खत पत्र भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल रहा होगा, जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते। सरकारी गवाह, इसका आशय जलपा से न छिपा था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उससे न छिपी थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह का प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं, यह उसे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए गए फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता। जलपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था, उसमें कम से कम सच्चाई तो होती। निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे न लगी थी। जलपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अवश्य कोई न कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सकुचाती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई बात हो गई थी? देवी दीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं हुई। यहाँ वह मेरे साथ ही प्रयागराज से आए थे। जब से आए यहाँ से कहीं गए ही नहीं, बाहर तो निकलते ही नहीं थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझे को पकड़ने आ रहा है और भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे पीछे थाने पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपये लेकर गया तो वहाँ कुछ और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, इन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ेगा, पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कहने में क्या हरज। मैं चुप हो रहा, क्या करता। जग्गो, न जाने सबों ने कौन सी बूटी सूंघा दी। भैया तो ऐसे न थे,
दिन भर अम्मा अम्मा करते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल कि किसी की ओर आंख उठाकर देखा हो। देवी दिन, कोई बुराई न थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गए। जल्पा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा। उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया है। जल्पा ने उद्विग्न होकर कहा। तो अब कुछ नहीं हो सकता? मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवीदीन जल्पा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा। बोला, हाँ और क्या, जिससे तुम जाकर भंडा फोड़ दो और सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे मिलने नहीं पाता है, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत न हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जल्पा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जल्पा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवीदीन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे कह देना बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, हमारा और यहाँ कौन बैठा है। जग्गू ने गर्व से कहा, वह तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे। जल्पा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूँगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू, अब 4 दिन के लिए बिरादरी में क्या नया करूं? जल्पा, हमारी बिरादरी में भी दूसरों के हाथ का खाना मना है। जग्गू, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है? फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जल्पा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा, नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया? देवीदीन ने जग्गू की ओर प्रशंसा सूचक नज़रों से देखकर कहा, बहू ने पते की बात कह दी, इसका जवाब सोचकर देना। अभी चलो, इन लोगों को ज़रा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटीक के यहाँ रहते थे क्या? खटीक ही तो मालूम होते हैं। जल्पा ने फटकार कर कहा, खटीक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया और पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत? यहाँ एक मेहमान आ जाता है तो हम पर भारी हो जाता है। अगर यह नीच है तो हम इनसे कहीं ज़्यादा नीच हैं। गोपी हाथ मुंह धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना भी दान पुण्य करे पर रहेगा तो चमार ही। जल्पा, मैं उस चमार को उस पंडित से ज़्यादा अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जल्पा की इच्छा कुछ खाने की न हुई। उसके सामने अब एक जटिल समस्या थी, रमा को कैसे इस दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना से ही उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएगी, किसी को मुंह न दिखा सकेगी। फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा? अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है कौन निरपराध, कितने द्वेष के शिकार हैं कितने लोभ के, सभी सजा पा जाएंगे। शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या न पड़ेगी, कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, ओह कितनी बड़ी नीचता है। यह कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्यूनिसिपैलिटी के मुकदमा चलने का भय था तो 2-4 साल की कैद के सिवाय और क्या होता? उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती तो भी क्या हो सकता है, इनकी शहादत तो हो गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों न यह अपना बयान बदल दे? उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दे। यह बात उन्हें कैसे बताई जाए, किस तरह संभव है? वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवीदीन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपये देने से तो शायद खत पहुंच जाए। देवीदीन ने गर्दन हिलाकर कहा,
मुश्किल है। पहरे पर बड़े जचे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने से ही हटा दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो कोई दूसरा बंगला है और एक और कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। अच्छा, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे? हाँ, बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 1-2 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिप कर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे तो खत फेंक दे, वह ज़रूर उठा लेंगे। देवीदीन ने चकित होकर कहा। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। ज़रा और अंधेरा हुआ तो जल्पा ने देवीदीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवीदीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी ही दूर और? वहाँ हाथे में रोशनी तो होगी ही। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते मिल जाए तो क्या पूछना। रुमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूं। उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हुई कि कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले तब क्या होगा। कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह उधर कर ले। इस शंका से वह सहम उठी। देवीदीन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवीदीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। बहुत उदास रहते थे। इन शब्दों ने जल्पा की शंका को और भी जीवित कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह और निर्जीव से मालूम होते थे। जल्पा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की जैसी है जो मुट्ठी भर आटे के लिए द्वार द्वार फिरता हो। अगले द्वार पर उसे आटा न मिलेगा, गालियां ही मिलेगी, फिर भी हाथ फैलाता हो, बढ़ती मानता हो। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा का ही अवलंब कहा जाएगा। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवीदीन ने एक बंगले की ओर अंगुली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जल्पा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जल्पा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवीदीन ने फाटक के अंदर झांक कर कहा, हाँ, लगता है बंगला छोड़ दिया। कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता, या बंगला छोड़ दिया गया है। तो लौट चलें? नहीं, ज़रा पता लगाना चाहिए कहाँ गए। बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था। देवीदीन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसने यह बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवीदीन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने यह बाग लिया है? जंगली ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, ले लिया, पर कुछ है नहीं, डंडा भरी भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आए? कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी का क्या हुआ? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबत्तियों में कहा, इसमें वही मुखबिर टिका हुआ था, आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिनों में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट का मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी ऐसे भी दगाबाजी होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी। न जाने इनके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान को भी नहीं डरा। जल्पा वहीं खड़ी थी। देवीदीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर न दिया। बोला, तो 15-20 दिनों में आएंगे, खूब मालूम है। जंगली, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं? वही मौका देखने गए हैं जहाँ वारदात हुई थी। देवीदीन चिलम पीने लगा और जल्पा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे धुतकार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे,
वह उसे इस अपयश के अंधेरे खड्डे में न गिरने देगी। जब दोनों यहाँ से चले तो जल्पा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना कि जब वह यहाँ आ जाए तो हमें खबर दे दे? हाँ, कह दिया। 1 महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिनों तक कलकत्ता की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही उसका यहाँ से जी ऐसा उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू कर दी। आखिर जल्पा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जल्पा कई बार रमा के बंगले तक हो आई। वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं, फिर भी वहाँ का एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र तरह का संतोष होता था। जल्पा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती थी। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटरें कहाँ जा रही हैं? गौर से देखी, 6 मोटरें थीं। उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे। एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके शरीर में बिजली की लहर सी दौड़ गई। वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। वह फिर खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जल्पा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवी दीन की आवाज़ भी सुनाई दी, मगर मोटर नहीं रुकी। एक ही क्षण में वह आगे बढ़ गई, पर रमा अब भी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जा रहा था। जल्पा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवी दीन ने सामने आकर कहा, भैया आ गए। वह क्या मोटर जा रही है? यह कहता हुआ वह ऊपर आ गया। जल्पा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? देवी दीन, और क्या कहते, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी, हाथ से दिलासा देते चले गए। तुमने देखा नहीं? जल्पा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं, खिड़की पर जरा खड़ी थी तभी देखा। उन्होंने भी तुम्हें देखा होगा? खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि यह कौन है। कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो है। कल ही? इतनी जल्दी? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। देवी दीन ने इस तरह ताका मानो कह रहा हो, तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान है नहीं। जल्पा ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वह अपना बयान बदलने पर राजी न होंगे? देवी दीन को अब इसे स्वीकार करने के सिवाय और कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहू जी, मुझे इसका पूरा अंदेशा है, और सच पूछो तो जोखिम भरा काम है। अगर वह बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। वह दूसरा कोई इल्ज़ाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलाएगी। जल्पा ने ऐसी नज़रों से देखा मानो इस बात की वह जरा भी परवाह नहीं करती। बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। केवल यह चाहती हूँ कि हो सके तो अपयश करने से उन्हें बचा लूँ। उनके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वह अंत तक अपने साथियों के साथ रहें और जो सिर पर पड़े उसे खुशी से झेलें। मैं यह कभी नहीं पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए। लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठा है। मैं यह किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दे। अगर उन्होंने खुद अपना बयान न बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। नतीजा चाहे जो भी हो, वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत न देखे, यह मंजूर है। पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक लेकर जीवे। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवी दीन ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कुछ कर लोगी बहू, अब मुझे विश्वास हो गया है। जब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर लिया है तो तुम सब कुछ कर सकोगी। तो यहाँ से 9 बजे चले? हाँ, मैं तैयार हूँ। वह रमानाथ, जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवी दीन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है,
सेवा टहल के लिए चौकीदारों का एक दल है, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए कश्मीरी बावर्ची है। बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताकते हैं। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई है, मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया है। उसे कभी इसका ख्याल नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता। शाम को मोटरों की सैर होती। मनोरंजन के लिए नित्य नए सामान होते रहते थे। जिस दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में यह बहार न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम। पुलिस हो या चोर हो, उनकी निगाह में सब बराबर थे। वह किसी के साथ रियायत न करते थे। इसीलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वारदातें हुई थी। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो वह यह कि जल्पा भी उसके साथ होती। जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रियां मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि यह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब वह जाकर जल्पा को मना लावेगा और आनंद से जीवन का सुख भोगेगा। हाँ, वह एक नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का नियंत्रण। अब उसके जीवन का उद्देश्य कुछ और होगा और आदर्श कुछ और होगा। केवल खाना, सोना और रुपये के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार न होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखाया था, अब एक नए और संस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही है। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। इस नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। 1 महीना देहात की सैर के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवी दीन के घर के सामने से था। कुछ दूर ही उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठी। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवी दीन वहाँ क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा, यह तो कोई औरत है। मगर औरत कहाँ से आई? क्या देवी दीन ने वह कमरा किराए पर तो नहीं दे दिया? उसने तो ऐसा कभी नहीं किया। मोटर जरा समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक गया। यह तो जल्पा है। बेशक जल्पा है, मगर नहीं, जल्पा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? कहीं बुढ़े ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? है तो यह जल्पा ही। नायाब दरोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवी दीन से बात कर लूँ। नायाब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायाब ने खिसिया कर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितनी जल्द जामे के बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमा सोचने लगा, जल्पा से कैसे मिलूं? वहाँ जल्पा ही थी, अब इसमें उसे कोई शोभा न था। आंखों को कैसे धोखा देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी हुई थी, क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुध भी न रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा। कोई हिकमत न सूझी, लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली की रोशनी हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर किसी अच्छी जगह नौकरी मिल गई तो एक एक से समझ लूँगा, तुम्हें तो डिसमिस करा करके ही छोड़ूंगा। कैसे शैतान की तरह सिर पर सवार है। मुंह देखो तो मालूम होता है कि करी की दुम है। वाह रे आपकी पकड़ी,
कोई टोकरी उठाने वाला कुली लगता है। अभी कुत्ता भौंक पड़े तो आप दुम दबाकर भाग जाएंगे, मगर यहाँ ऐसे डटे हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। एक चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमा ने झल्लाकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जलपा यहाँ कैसे आई, अकेली आई है या कोई साथ आया है। जालिम ने बुढ़े से 1 मिनट बात भी नहीं करने दिया। जलपा पूछेगी तो ज़रूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा कि उस समय और कर ही क्या सकता था। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब जीवन आनंद से कटेगा। कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करवा लूँगा। यह सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जलपा भी मेरे साथ यहाँ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जलपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है। लेकिन इस प्रश्न को इस वक्त छेड़ना उचित नहीं, कल इसे तय करूँगा। देवी दिन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो ही सकता था कि आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जलपा के आने की खबर मुझे दे देता। फिर मैं देखता कि जलपा को कौन नहीं आने देता। पहले इस तरह की कैद की ज़रूरत थी, पर अब तो मेरी सारी परीक्षाएं पूरी हो चुकी। शायद सब लोग खुशी से राज़ी हो जाएंगे। रसोइया थाली लाया। मांस एक ही तरह का था। रमा थाली देखते ही झल्ला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार के मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसकी तृप्ति न होती थी। बिगड़ कर बोला, क्या खाऊं, तुम्हारा सिर, थाली उठाकर ले जाओ। रसोइया ने डरते डरते कहा, हुजूर इतनी जल्द और चीज़ें कैसे बनाता, अभी कुल 2 घंटे ही तो वे आए हुए। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब हुजूर से क्या कहूँ। बको मत हुजूर, बको मत डैम। रसोइये ने फिर कुछ नहीं कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर ग्लास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आया कि रसोइया को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हो गया। लाल लाल आंखों को देखकर बोला, चाहूँ तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूँ, अभी इसी दम। तुमने समझ क्या रखा है। उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमा ने ग्लास लिया, 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने लगा। यही धुन सवार थी कि यहाँ से कैसे निकल जाऊं। एकाएक उसे जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी है। यह शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम ही निकलता था। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चलने के लिए प्रेरणा की। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा वह अंधेरी छाया स्त्री की है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही है। फिर उसे मालूम हुआ कि वह स्त्री उसी की ओर चली आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द या वेश बदलकर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है। वह ज्यों-ज्यों पीछे हटता चला गया, वह छाया उसकी ओर बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज़ रमा की तरफ फेंकी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा तो वह छाया अंधकार में विलीन हो गई। रमा ने लपक कर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय में फुरहरियाँ सी उड़ने लगी। लिखावट जलपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जलपा की ही लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला और तब एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ वह चिंता का एक भीषण भार, जिसने आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबा कर रखा था, वह सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छू मंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। पहली सनक यह सवार हुई कि अभी चलकर दारोगा से कह दूं कि मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो अब हो ही चुका,
जितना अपयश मिलना था मिल चुका, अब उसके फल से क्यों हाथ धोऊं? मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया और अभी तक मुगालते में डाले हुए हैं। सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मुझे कोई जगह न मिलेगी बला से। इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे। इस दगाबाजी की सजा तो मिल जाएगी। और यह कुछ न सही, इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। यह सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगाने के सिवा यह और कर ही क्या सकते हैं? जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं, तो मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है? सबों के मुख में कालिख लग जाएगी। मुंह तो दिखाया न जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे? मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूंगा। कह दूंगा अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो शहादत करूंगा, वरना साफ कह दूंगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं। नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायाब दरोगा बनाकर बैठा देंगे, वहीं सड़ा करूंगा। लूंगा इंस्पेक्टरी, और कल 10 बजे के पहले मेरे पास नियुक्ति का परवान आ जाना चाहिए। वह चला कि इसी वक्त दारोगा से कह दूं, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जल्पा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी न हुई थी। मानो वह कोई दैवी शक्ति हो, जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए उसे भेजा हो। 10 बज गए थे। रामानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ लगाकर बंद कर दिया, जिससे पहरे वाले सिपाही को मालूम हो कि अंदर से किवाड़ बंद करके रमानाथ सो रहा है। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट तक खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार गेसिंग के पास आकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं? शायद अभी जलपा बगीचे में हो, देवी दिन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था, उसे फांद जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। उसने सब कपड़े समेट लिए, कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधों को तार के बीच में डाला, पर न जाने कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा, न इस पार जा सकता था न उस पार। जरा सी सावधानी हुई और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों में लंबा चीरा लगाता उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोंच लगे, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो भी वह पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती है, इसलिए उसने उसे ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खटी खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जलपा का नाम लेकर पुकारा भी। किसी की आहट न मिली, पर निराश होने पर भी उसने मोह का गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया कि जलपा चली गई। वह उन्हीं पैरों देवीदीन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था। बला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल गया हूँ, पुलिस मेरा कर ही कह सकती है। मैं कैदी नहीं हूँ, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई थी। देवीदीन भी आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था कि एक नंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांध ली थी और देवीदीन को डराना चाहता था। देवीदीन ने सशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झटपट उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेष बनाया है, कपड़े क्या हुए? रमानाथ। तार से निकल रहा था, सब उसके कांटों में उलझकर फट गए। देवीदीन। राम राम, देह में तो कांटे नहीं चुभे? रमानाथ। कुछ नहीं, 1-2 खरोंचे लग गए हैं, मैं बहुत बचकर निकल आया। देवीदीन। बहू की चिट्ठी मिल गई ना? रमानाथ। हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? देवीदीन। वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तभी से जाने जाने लगाई हुई थी। रमानाथ। तुमने कोई खत लिखा था? देवीदीन। मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा भैया,
जब वो आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ कि बिना जाने बूझे कैसे आ गई। पीछे उन्होंने ही बताया कि वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने प्रयाग से भेजा था और वह इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गई। जल्पा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे कुछ खींच दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई, इस बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवी दीन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती है, बहू से कह दे एक आदमी उनसे मिलने आया है। यह कहकर देवीदास ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए। इतनी आसानी से पुलिस भी न पकड़ सकती। रमा का मनोल्लास द्रवित हो गया, लज्जा से गड़ा जाता था। जल्पा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था। जिस भय से वह भागा था, उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वह जल्पा के सामने सीधी आंखें भी तो न कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास ठिठक गया। देवी दीन ने पूछा, क्यों रुक गए? रमा ने सर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर से ही कहा, पूछो कौन आदमी आया है, कहाँ से आया है? देवी दीन ने विनोद किया, कहता है मैं जो कहूँगा वो बहू से ही कहूँगा। कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवी दीन ने एक क्षण के बाद फिर पूछा, कह दूं कि लौट जाए? जल्पा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है, पूछती तो हूँ। कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। कहाँ है? यह क्या खड़ा है? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े कुछ झिझकता, कुछ झेंपता, कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जल्पा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवी दीन वहाँ न होता तो वह 2 कदम और आगे बढ़ जाती। उसकी आंखों में कभी इतना नशा न था, अंगों में कभी इतनी चपलता न थी, कपोल कभी इतने दमके न थे, हृदय में कभी इतना मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। वियोगियों के मिलने की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कट जाती है। रमा और जल्पा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया। जल्पा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, यह सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जल्पा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई थी, उसे जल्पा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया था। शतरंज वाली बात वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहाँ भी जल्पा ने ही उसे नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवाय और उपाय ही क्या था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जल्पा ने सिसक कर कहा, तुमने यह सब आफतें झेली, पर हमें एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखते, हमसे नाता ही क्या था, मुंह देखे की प्रीति थी। रमा ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जल्पा, दिल पर जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा लिखने क्या बैठता। मैंने तो सोच लिया था कि जब तक खूब रुपये न कमा लूँगा एक शब्द में न लिखूँगा। जल्पा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग भर कर कहा, ठीक ही तो था, रुपये आदमी से ज़्यादा प्यारे होते ही हैं। हम तो रुपयों के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका डालो, जाली नोट बनवाओ, झूठी गवाह दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपये लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को ठीक समझा। वाह, गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लई कर ही सब प्रीति। रमा ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात नहीं थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा तो कैसे। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा तुम ही से डर लगता था। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी, झूठा, कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपये की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म होगा। जल्पा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मुझे मालूम हो गया
तुम मुझे कितना नीच, कितनी स्वार्थिनी, कितनी लोभिनी समझते हो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, सरासर मेरा ही दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपये का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर रोज़ 2-4 रुपये खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान ही तो कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी हूँ उसमें फिर न कूदूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित कर लिया है और शेष जीवन के अंत तक करती रहूंगी। या मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया है, या गहने कपड़े से मैं ऊब गई हूँ, या सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई है। यह सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों हैं, मगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदुपयोग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना। लेकिन नीयत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ, मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई। मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा पत्र मिला है तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे? मुश्किल क्या है? जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्युनिसिपैलिटी में तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, तो फिर डर किस बात का? डर ना हो, झेप भी तो कोई चीज़ होती है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं, यह तो मुझसे न होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से ज़िंदगी बसर होगी। मुझ में गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जल्पा ने कोई जवाब न दिया। वह सोच रही थी, आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता है। मैं बदल कर भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा गवाह खड़ा कर लेगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह न बच सकती है। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जल्पा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे नहीं सहन कर सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मरना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज नहीं ले सकती। रमा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो तुम क्या चाहती हो, मैं कूलीगिरी करूं? जल्पा, नहीं, मैं यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कूलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियों से खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जल्पा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है, न मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ में है ही नहीं। जल्पा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति न हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा रखते हैं तो शक्ति अपने आप ही आ जाती है। तुम यह निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस, और सारी बातें आप ही आ जाएंगी। रमा सिर झुकाए सुनता रहा। जल्पा ने आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा करो। मैं मुंह पर कालिख लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम्हें दिक करने ना आऊंगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजदूरी करके पालूंगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए यह दुर्बलता मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ, यह हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी, सिर खुजाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूँ कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो चलो, मैं कहूँगी यही अच्छा होगा। मैं भी चलूँगी।
और तुम्हारे सुपरिटेंडेंट साहब से सारा वृतांत साफ साफ कह दूंगी। रमा का सारा पशुपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह न कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की ज़रूरत नहीं जल्पा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जल्पा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूँ बदल दूंगा। मेरे कहने से या अपने दिल से? तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपये उड़ा दिए, रुपये कैसे अदा हो गए, और लोगों को गबन की खबर हुई या नहीं, या घर में ही दबकर रह गई। रतन पर क्या गुजरी, गोपी क्यों इतनी जल्दी चला गया, दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारागर्दी किया करते हैं। आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जल्पा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी ज़मीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमा ने कहा, कहीं उससे अच्छा है कि यहाँ चाय का दुकान खोल लें। इस पर दोनों का बहस हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल न कर सकता था, भाइयों की शिक्षा न कर सकता था, न माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। रमा मोह अंधेरे अपने बंगले पर जा पहुंचा। किसी को कानों कान खबर न हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साथ लिया, कपड़े पहने और दारोगा के पास जा पहुंचा। त्योरियां चढ़ी हुई थी। दारोगा ने पूछा, खैरियत तो है, नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं की, आपने शरारत की है। आपके मातहतों, अफसरों और सब ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है। दारोगा ने कुछ घबरा कर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो? रमानाथ, बात यही है कि इस मामले में अब कोई शहादत न दूंगा, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आपने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझसे शहादत करने को मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत देना नहीं चाहता था। मैं आज जज साहब से कह दूंगा कि बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर न लूँगा। दारोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था? रमानाथ, मिजान की गलती थी, गबन न था। म्यूनसिपैलिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। यह आपको कैसे मालूम हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत न करूँगा, साफ साफ कह दूंगा। पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का यह वाक़या है, उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दारोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने ही धोखा दिया, लेकिन उसकी खातिर इनाम भी तो देने को हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुफिया पुलिस में जगह मिल गई तो चैन ही चैन। सरकार की नज़रों में इज्जत और सुख कितना बढ़ गया। यूँ मारे मारे फिरते। शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाज़ा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी, यूँ तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और उल्टे खफा होते हो। रामानाथ पर इस प्रलोभन का कुछ असर न हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। या आपको ही मुबारक हो। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुँचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने गरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी पर वारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफ़ा नुकसान समझता हूँ जी। हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आंखों से देख कर चलूँगा। इंस्पेक्टर ने दारोगा का मुंह देखा, दारोगा ने डिप्टी का मुंह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। यह कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूँ, आप कुछ नाराज़ मालूम होते हैं। रमानाथ, मैंने फैसला कर लिया है, आज से अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं।
हलफ से कहता हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हो गई कि आप खफा होगे? दारोगा साहब, इन आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। अगर किसी ने इनके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए, हलफ से कहता हूँ। दारोगा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। रमानाथ, आप तकलीफ न करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा। किसी को कोई बात न सूझी। दारोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन सोच रहा था। डिप्टी एक दूसरे ही फिक्र में था। रूखेपन से बोला, रमा बाबू, यह अच्छी बात न होगी। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए न होगी, मेरे लिए तो यही सबसे अच्छी बात होगी। डिप्टी, नहीं, आपके वास्ते इससे दूसरी बुरी कोई और बात नहीं है। हम आपको छोड़ेगा नहीं। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम आपको ऐसा लेसन देगा कि आप उम्र भर न भूलेगा। आपको वही गवाही देनी होगी जो आपने दिया है। अगर कुछ भी गड़बड़ किया, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम आपके साथ दूसरा बर्ताव करेंगे। एक रिपोर्ट में तुम यूं चले जाओगे। यह कहते हुए उसने आंखें निकालकर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक से भरे हुए शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसे यह आशा न थी कि डिप्टी साहब, जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बारगी यह रुद्र रूप धारण कर लेंगे। मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला न था। तेज होकर बोला, आप मुझसे जबरदस्ती शहादत कराएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ, जबरदस्ती दिलवाएगा। रमानाथ, यह अच्छी दिल लगी है। डिप्टी, तुम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है? अभी 2 गवाह साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह की बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा। यह चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना से ही उसके रोए खड़े हो जाते थे। जेल ही के भय से उसने यह गवाही देनी स्वीकार की थी। वही भय इस वक्त भी उसे कातर करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का ज्ञाता था। आसानी से पता पा गया। बोला, वहाँ हलवा पूरी न पाएगा, धूल मिला हुआ आटे का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रस्सा और अरहर के दाल का पानी खाने को पावेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया ना तो तुम नहीं बच सकता है, वही मर जाएगा। बात बात पर वार्डन गाली देगा और जूते से मारेगा। तुम क्या समझता है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रति क्षण उसका खून सूखता जाता है। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज में बोला, आप लोगों की यही इच्छा है तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहाँ तक मुझे तबाह करने पर आमादा हैं तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो कुछ होगा देखा जाएगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा पर पहुँच गया था जब जरा सी भी सहानुभूति, जरा सी भी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर हो जाती है। इंस्पेक्टर ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हलफ से कहता हूँ, आप लोग आदमी को पहचानते तो हैं नहीं, लगते हैं रौब जमाने। इस तरह गवाही देना हर समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। यह तो ज़बरदस्ती की बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना नहीं पसंद करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए, हलफ से कहता हूँ। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ा कर कहा, मुझे दिक न कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ा। डिप्टी ने कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कभी उसका परिचय ही नहीं हो। साहब, यूँ हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सुलूक करने को तैयार हैं, लेकिन जब वह हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खो देगा, तो हम भी कार्रवाई करेगा, जरूर करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट
और बैरिस्टर मोटर से उतरे। रतन पत्रों में जल्पा को ढांढस तो देती रहती थी, पर अपने विषय में कुछ न लिखती थी। जो आप ही व्यथित हो रही हो, उसे अपनी व्यथाओं की कथा क्या सुनाती? वही रतन जिसने रुपयों की कभी कोई हैसियत न समझी, इस एक ही महीने में रोटियों को भी मोहताज हो गई थी। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।